नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प संपादकीय अंशों पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है वेद, विज्ञान, संस्कृति और निरुक्त का आलोक। हाँ, और ये शुरू होते हैं एक बहुत बड़े विचार से कि ये ब्रह्मांड जो है इसे कोई चेतन सत्ता चला रही है। और वेद, वो कहते हैं कि वेद कोई लिखी हुई किताब नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सूक्ष्म कंपन थे। बिल्कुल, वाइब्रेशंस, जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने अपने ध्यान में, अपनी चेतना में ग्रहण किया। लेकिन फिर ये ज्ञान समय के साथ इसे समझना मुश्किल होता गया। हाँ, ऐसा इन स्रोतों का मानना है, और यहीं पर फिर व्याख्याओं की, इंटरप्रिटेशंस की जरूरत पड़ी। अच्छा। और इसी कड़ी में महर्षि यास्क और उनके ग्रंथ निरुक्त का नाम आता है। उसे अक्सर वेदों के अर्थ समझने की एक चाबी की तरह देखा जाता है। हाँ, इन स्रोतों में निरुक्त और व्याकरण दोनों की बात है। कहते हैं दोनों शब्दों का अर्थ समझने में मदद करते हैं, पर उनमें फर्क है। हाँ, फर्क है। देखिए, व्याकरण ये बताता है कि शब्द बना कैसे, उसकी धातु क्या है, प्रत्यय क्या लगा और उसका मतलब क्या निकला। ठीक है। लेकिन निरुक्त वो एक कदम आगे है। वो पूछता है कि किसी खास अर्थ के लिए वही खास शब्द क्यों चुना गया। मतलब अर्थ पहले है, शब्द उसे व्यक्त करने आया, वो अर्थ की गहराई में जाता है। ओह अच्छा, तो सिर्फ व्याकरण रट लेने से वेद का असली मतलब नहीं खुलेगा। स्रोत तो यही कहते हैं। उनका तर्क है कि निरुक्त का जो निर्वचन विज्ञान है, यानी अर्थ की पैदाइश का विज्ञान, उसे समझे बिना काम नहीं चलेगा। ये तो काफी दिलचस्प है। लेकिन इन्हीं लेखों में मौजूदा निरुक्त भाष्यों की थोड़ी आलोचना भी है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक कह सकते गंभीर मुद्दा उठाते हैं। उनका दावा है कि कई जो आजकल की व्याख्याएं हैं, उन्होंने वेदों को सही ढंग से पेश नहीं किया। मतलब किस तरह की गड़बड़? आरोप ये है कि उनने ऐसी बातें डाल दी गई हैं जो मूल भावना से बिल्कुल अलग हैं। जैसे अश्लीलता के आरोप या पशुओं जैसा व्यवहार बताया गया है। स्रोत कहते हैं कि इससे हमारी संस्कृति और ऋषियों की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये तो वाकई गंभीर बात है। तो फिर अगर मौजूदा व्याख्याएं ठीक नहीं, तो सही रास्ता क्या है? शायद यहीं पर आचार्य अग्निव्रत का काम आता है। हाँ, बिल्कुल। इन लेखों में आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक के काम को एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। कहाँ से है वो? कुछ बताया है? हाँ, बताते हैं कि उन्होंने राजस्थान किस तरह का विज्ञान? कहा गया है कि इनमें बहुत सूक्ष्म चीजों की बात है, जैसे सूक्ष्म स्फूरियां, शायद बहुत बारीक एनर्जी पार्टिकल्स या वाइब्रेशंस, तरंगे, और सृष्टि कैसे बनी, इसकी पूरी प्रक्रिया। ऐसी वैज्ञानिक जानकारी जो शायद कहीं और न मिले। 16 तो वाकई ज्ञान की परतें दिखाता है। तो फिर ये काम किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये कई लोगों के लिए फायदेमंद है। गुरुकुल और जो वेद पढ़ते पढ़ाते उनके लिए तो है ही। हाँ, वो तो है। पर साथ ही ये आधुनिक वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के लिए भी नए रास्ते खोल सकता है। फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में, या शायद कॉन्शियसनेस स्टडीज में भी। अच्छा। हाँ, तर्क ये है कि ये काम हमें हमारी जड़ों से, यानी वेद से, और उस मूल चेतना जिसे ईश्वर कहा गया है, उससे वापस जोड़ता है। तो ये सिर्फ अकादमिक बात नहीं है, इसका कुछ बड़ा मतलब भी है। हाँ, लेख एक गहरा सवाल भी उठाते आखिर में। वो इशारा करते कि आज दुनिया में जो इतनी समस्याएं हैं, विनाश का माहौल है, कहीं उसका कारण ये तो नहीं कि हम अपनी जड़ों से, अपने मूल ज्ञान से कट गए हैं? क्या वेदों का ज्ञान और ऋषियों का रास्ता आज की समस्याओं का हल हो सकता है? हाँ, ये सवाल पाठक के लिए छोड़ दिया गया सोचने के लिए। तो अगर हम सार निकालें, तो इन लेखों का निचोड़ यह है कि वेदों में बहुत गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। बिल्कुल। उसे समझने के लिए निरुक्त जैसी सही चाबियों की जरूरत है। बिल्कुल। और आचार्य अग्निव्रत का जो वेदार्थ विज्ञान आलोका है, वो इसी दिशा में एक नया, शायद क्रांतिकारी प्रयास है, जो पुराने और नए ज्ञान को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और अंत में बस यही विचार मन में रह जाता है, अगर इन स्रोतों की बातें सही हैं, तो क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान वाकई हमारे भविष्य का मार्गदर्शन कर सकता है? आज की इस जटिल दुनिया में ये कितना प्रासंगिक है, इस पर सोचना जरूरी